अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे असगर ने दुबई से भेजी है। उनका ताल्लुक़ सखी सरवर से है, लेकिन वो जॉब के सिलसिले में इस वक्त दुबई में है। जैसे कि शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करता होता हूँ, कहानी को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारे लोग इस पे अमल कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए फिर से मुझे कहना पड़ता है कि ज़रूर शेयर किया करें इसको दोस्तों के साथ और लाइक भी किया करें। असल में एक रिमाइंडर होता है कि भूल ना जाएं, तो इसलिए हर कहानी के शुरू में और एंड में मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ, याद दहानी कराता हूँ। असगर ने मुझे इस वक्त 2 कहानियां भेजी हैं और 2 असगर हैं। अबू ज़ैबी से वो ट्रैवल कर रहे हैं और असगर ने अपना तारुफ कराते हुए स्टोरी में कहा कि सर मेरा नाम असगर रियल ही बताइएगा, और जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ साथ बैठा है वो भी असगर है। हम दोनों का ताल्लुक़ सखी सरवर से है, लेकिन इस वक्त हम दुबई में हैं। अबू ज़ैबी से हम वापस आ रहे हैं। असगर ने अपनी कहानी भी सुनाई और साथ बैठा हुआ जो उनका एक दोस्त जिसका नाम असगर है, उनकी कहानी भी सुनाई। असगर के हवाले से मैं आपको बताऊं, इन्होंने बहुत अरसा पहले एक बहुत ही खौफनाक कहानी भेजी थी, वो आज भी मुझे याद है। सखी सरवर की वो कहानी थी जब इन्होंने एक ऐसी मस्जिद जो वीरान हो चुकी थी, टूटी फूटी थी, वीराने में थी, उसके अंदर से 3 जिन्नात को निकलते हुए देखा था। जो सबसे आगे बहुत ही लंबा सा जिन था, उसके पीछे एक उसी तरह का मर्द और उसके पीछे लंबी सी एक औरत थी, और उन लोगों के हाथ में एक मुर्दा बच्चा था, ऐसे जैसे जिनात का बच्चा मर गया हो, और उसको अपने हाथों में उठा के वो उस मस्जिद से बाहर आ रहे थे। यकीनन बहुत सारे लोगों को वो कहानी याद आ गई होगी। तो जिन्होंने ये कहानी भेजी थी पहले असगर ने, उन्हीं की ही एक आपको पहले कहानी सुनाने जा रहा हूं, और उसके बाद उनके साथ जो एक और असगर बैठे हुए हैं उनकी कहानी सुनाता हूं। असगर कहते हैं कि सर मैं तो दीवाना हूँ स्टोरी का, जब तक स्टोरी ना सुनो ज़िंदगी बेसकूनी सी रहती है। अल्लाह भला करे आपका मज़हर सर, सफ़र पता ही नहीं लगता जब कहानी को सुनना शुरू करते हैं, तो ऐसा ज़बरदस्त खूबसूरत सफ़र करता है। और वो तमाम लोग जो लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं, ट्रक चलाते हैं, वो कहानी सुनते हैं इस अंदाज़ में खो से जाते हैं कि वो कहते हैं कि फिर सफ़र का पता नहीं लगता। और उन्हीं के साथ बैठा हुआ उनका दोस्त, जो अभी कुछ अर्सा पहले उनसे मुलाकात हुई और अब वो इकट्ठे होते हैं, तो उनको जब स्टोरी कहते हैं मैंने सुनाई, तो उन्होंने कहा मेरी भी कहानी है जो आप मज़हर सर को भेजें। असगर कहते हैं ये उन असगर की कहानी है जिन्होंने पहले एक सखी सरवर की कहानी मुझे भेजी थी, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि 3 जिन्नात मस्जिद से बाहर आ रहे थे, उन्हीं की कहानी है। कहते हैं सर वही दौर जिसको आप मोहब्बतों भरा दौर कहते हैं, एक ऐसा दौर जहां सब मिल बैठते थे, जहां मोहब्बत होती थी, जहां रोज़ एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा जाता था, यहां तक कि दिन के इख्तिताम पे सब एक दूसरे की खैरियत मालूम करते कि आज के दिन में खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आफत तो नहीं आई था कि हम मिल के उसका हल निकाल सकें। और वहीं पता लगता कि फ़लाँ बीमार है या फ़लाँ के साथ ये मसला है, तो उसी वक्त तय होता सुबह होते ही पहला काम यही करना है, उसका पता करना है कि क्या हालात हैं, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है। एक टीवी होता था और उसके एंटीने को 3 लोग सेट करते थे, एक छत पे चढ़ के, एक टीवी के सामने बैठ के और एक कनेक्टिंग
सिचुएशन में होता था कि टीवी वाले से वो पूछता, हाँ साफ आ रहा है, कहता है थोड़ा सा और घुमाओ, तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाता, बाहर खड़ा हुआ उस एंटीने वाले को सुनाई देता कि और घुमाओ, थोड़ा सा और घुमाओ, बस 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 यहीं पे रोक दो, टीवी बिल्कुल क्लियर हो गया, सिग्नल बेहतरीन आ रहे हैं और टीवी नीचे क्लियर होता। वहाँ एक टीवी होता लेकिन वो सब मोहल्ले का होता, वो एक टीवी होता, घर तो किसी के में रखा होता लेकिन उसके सब मालिक होते। कोई भी उस घर में टीवी देखने के लिए आता तो फ़ख्र की बात समझी जाती थी, उसको पानी का, उसको खाने का, उसको एहतमाम से बिठाया जाता और पूछा जाता क्या खाओ पियोगे। इससे मोहब्बत क्या हो सकती है कि आज कोई घर में आ जाए तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। वो लोग रोज़ आने वाले को इज़्ज़त और एहतराम के साथ घर बिठाते थे और खाना खिलाते थे, और यकीन मानिए इतना खुशी होती थी उनको खाना खिलाते हुए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज कोई घर में आया और हमने उसको खाना खिलाया। इसलिए मैं कहता हूँ आज भी इंडिया पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं। पाकिस्तान में स्पेशली महंगाई ने कमर तोड़ दी है, वरना लोग आज भी मेहमान नवाज हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में उस वक्त टीवी नहीं था, हमारे एक रिश्तेदार थे उनके घर में टीवी था। अब्बा हजूर से इजाज़त ली एक दिन कि जुमेरात के जुमेरात फिल्म लगती थी। पाकिस्तान टेलीविज़न जिसको पीटीवी कहते थे, पीटीवी का दौर होता था, और जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे ट्रांसमिशन शुरू होती थी टीवी की, सबसे पहले तिलावत लगती थी। ऐसा खूबसूरत टाइम उस वक्त टीवी ने रखा हुआ था कि ये टाइम बच्चों के लिए है, उसके बाद किसानों के लिए है, उसके बाद करंट अफेयर के लिए है। करंट अफेयर को सबसे न्यूज़ जिसको कहा जाता था वो 9 बजे होती थी, 8 से 9 बजे ड्रामा होता था, बेहतरीन ड्रामा। और 9 बजे ख़बरें शुरू हो जाती थी, 9 से 10 बजे तक ख़बरनामा चलता था और ख़बरनामा के बाद करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता था। 11 साढ़े 11 12 बजे इख्तिताम हो जाता था, टीवी बंद हो जाता था, मच्छर आने शुरू हो जाते थे। और जुमेरात एक ऐसा इवेंट होता था, क्योंकि जुमे को छुट्टी होती थी पाकिस्तान में, अब तो संडे को है, तो सब जमा होते थे कि आज वीकेंड है, जुमेरात है, तो आज हम उसको सराइकी में फिल्म हम उसको सराइकी में फिल्म कहते हैं, फिल्म। जिन्होंने स्टोरी भेजी असगर, उनका ज़रूर एंड में आपको खूबसूरत सा सराइकी एक्सेंट सुनाऊंगा, क्योंकि वो भी मेरी तरह सराइकी हैं और उन्होंने सराइकी में कहानी भेजी है। तो जुमेरात को हम कहते हैं खमीस वाले दी फिल्म लग दी है, या जुमेरात को फिल्म लगती थी और सारे जमा हो जाते थे। ऐसी बेचैनी होती थी, क्या बात है, वो 4 चांद लग जाते थे जब वो टीवी के आगे बैठ के फिल्म देखते थे। ऐसी ही एक जुमेरात का दिन था। वाले साहब से इजाज़त ली और मैं पहुंचा अपने रिश्तेदारों के घर के, आज फिल्म देखनी है, और क्योंकि टाइम लेट हो जाएगा फिल्म देखते देखते, तो फिर साथ ही नाने का घर था, मेरे नाना अबू का घर था, तो ये मैंने सोचा कि मैं नाना अबू के घर चला जाऊंगा, क्योंकि घर दूर होगा, रात बहुत हो चुकी होगी। ये कहानी 19-20 साल पुरानी है। मैं अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचा, उन्होंने बेहतरीन तरीके से मेरा वेलकम किया। उन्होंने कहा बैठो यार, आज मूवी देखेंगे। ये वाला हिस्सा जहाँ पे टीवी रखा हुआ था और आज हमने फिल्म देखनी थी, ये ऊपर वाला पोर्शन था, नीचे भी घर था। जिन लोगों ने सोना था वो नीचे सो गए और हम सारे कज़न ऊपर छत वाली जगह पे बैठ गए और वहाँ पे टीवी लगा लिया। हम लोग बातें भी करते रहे और साथ साथ टीवी भी देखते रहे, गपशप भी करते रहे। फिल्म लग गई और यूं हम फिल्म देखने में लग गए। उस दौर की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट फिल्म होती थी। फिल्म देखते देखते टाइम का ना पता लगा, और जब फिल्म खत्म हुई तो उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। वो कहते हैं, मैंने रिश्तेदारों से कहा कि चलो अब मुझे इजाज़त दो, मैं नाना अबू के घर जा रहा हूँ। और मेरे साथ एक और लड़का भी था जिस मोहल्ले में मेरे नाना अबू का घर था, थोड़ा से ही पहले उसका भी घर था। तो हम 2 लोग जो
इस घर में फिल्म देखने के लिए बैठे थे। जब फिल्म ख़त्म हुई तो हमने इजाज़त चाही कि हम रवाना होते हैं, और रिश्तेदार अभी तक बैठे जाग रहे थे क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, उनका घर था, तो वो मूड में नहीं थे, वो गपशप के मूड में बैठ के। उस दौर में या लूडो होती थी या टीवी होता था, तो उन्होंने लूडो उठाई और लूडो खेलना शुरू कर दी। मैं और वो लड़का अपनी जूतियां पहन के सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू हो गए। तो वो लड़का मुझसे बोला, हाँ तुम अपने घर जाओगे? मैंने कहा नहीं यार, 12 बज गए, इस वक्त घर जाना बड़ा दूर पड़ेगा, इस वक्त अंधेरा हो गया हुआ है और आज तो बाहर अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं अब इधर नाना अबू के घर ही चला जाऊंगा। तो मुझसे बोला चलो ठीक है। वो लड़का मुझसे थोड़ा सा आगे चल रहा था और मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा था। नीचे चलते चलते जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे तो वो लड़का मुझसे पहले दरवाज़ा खोल के बाहर निकला, और मैं जो वैसे ही अपनी जूती पहन के आ गया था, उस जूती को पीछे, वो जो बंद करने के लिए होता है, पीछे उसको बंद करने के लिए वहीं गेट के अंदर ही खड़ा हो गया कि बंद कर लूं। तस्मे नहीं, वो पीछे एक बंद करने के लिए होती है। उस लड़के ने जैसे ही बाहर कदम रखा और गली के उस सिमत, जिस सिमत उसने जाना था, उसी सिमत उसकी निगाह पड़ी, तो ऐसी निगाह पड़ी कि वहीं पे साकित हो गया और इस अंदाज में खड़ा हो गया कि मुंह से कोई आवाज तक ना निकाली, और इतनी देर में मैं जूते पहन चुका था। वो भी बस खड़ा ही हुआ और मैं जूते पहन के बाहर निकला। मैंने अपना मुंह नीचे किया और गली में आगे बढ़ना शुरू हो गया। गली में 12 बजे हर तरफ खामोशी थी। शायद इस घर में वाहिद टीवी था और यहीं हम लोग ही टीवी देख रहे थे, वरना सब घरों के अंदर हर कोई सो रहा था। अगर कोई रेडियो पे खबरें भी सुनता था तो बीबीसी उर्दू लगता था, ये बीबीसी लंदन है कि एक आवाज़ आती थी, और रात को 9 से 10 बजे तक कोई खबरें सुनता था, या कोई दीवाना बुजुर्ग या ऐसा जिसको नींद नहीं आती थी तो उस रेडियो को घुमा घुमा के कोई ऐसी जगह पे फिक्स करने की कोशिश करता जहां पे उसको गाने सुनने को मिल जाते। लेकिन 12 बजे सब सो चुके थे। आज 12 बजे रश होता है, आज 12 बजे लोग जाग रहे होते हैं। आज से 19-20 साल पहले लोग सो जाते थे। उस गली में हर तरफ अंधेरा था, किसी भी घर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जिससे अंदाजा होता था सब सो रहे हैं। और मैं निगाहें नीचे किए उस गली में कि जो थोड़ी सी रोशनी थी ऊपर चांद की, उस चांद की रोशनी में मुझे रास्ता नजर आ रहा था। जब मैं उस घर से निकला जो रिश्तेदारों का घर था, तो बाहर जैसे ही निकला, सीढ़ियों से बल्कि जब हम नीचे उतर रहे थे तो आंखें जो टीवी को देख रही थी, ऊपर रोशनी भी थी, सीढ़ियों से उतरते हुए आंखों को अंधेरे का एहसास हुआ। और जब हम गेट तक पहुंचे तो वो अंधेरे की आंखें आदी हो चुकी थी, क्योंकि अब बाहर तो कोई रोशनी नहीं होती थी। उन दिनों में गली के अंदर बल्ब कोई भी नहीं लगाता था, बस वही चांद की रोशनी होती थी जिससे आप गली में देख सकते थे। तो शायद वो लड़का खड़ा भी इसलिए हो गया था कि उसकी आंखें आदी हो जाएं कुछ देर तक उस अंधेरे की, उसके बाद वो चल पड़ेगा। और मैं भी कुछ देर खड़ा हुआ और मुझे लगा कि अब मैं जा सकता हूँ, आंखें आदी हो गई हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी आप रोशनी वाले कमरे से एकदम से अंधेरे में आ जाएं तो एकदम आपको कुछ नहीं नजर आता, और फिर थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखें उस अंधेरे में देखने के काबिल हो जाती हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। उस घुप अंधेरे में जैसे ही मैं इस देखने के काबिल हुआ तो वो जो चांद की रोशनी उस गली के फर्श पे पड़ रही थी, उसको तकता हुआ कि कहीं पाँव नाली में न गिर जाए, मैं आहिस्ता आहिस्ता नाना अबू के घर की तरफ जा रहा था। और चलते चलते मैं अपने नाना अबू के घर के दरवाजे के बाहर पहुंच गया और उन्हें सराइकी में एक जुमला बोला। मैंने कूंडा खड़काया। पहले दौर में जो दरवाजे होते थे उसके ऊपर लोहे का एक बंद करने के लिए, अब तो ये लॉक बड़े मॉडर्न से आ गए हैं, उस वक्त कूंडा होता था। हम सराइकी में इसको कूंडा कहते हैं। वो एक जंजीर सी बनी होती थी, छोटी सी एक जंजीर सी होती थी, बहुत मोटी। उस जंजीर को ऊपर फंसा के ताला लगा दिया जाता था।
वो जो लड़का मुझसे पहले बाहर निकला था और बाहर खड़ा होकर देख रहा था, उस लड़के ने असल में उस बला को देख लिया था। लेकिन उस बला को देखने के बाद वो ऐसा गुमसुम हो गया था, उसके अंदर से जान निकल गई थी, वो साकित हो गया था, वहीं पे इस अंदाज में बुत बन के खड़ा हो गया कि मैं उसकी तरफ देख ही नहीं सका। काश मैं उसकी तरफ देख लेता तो उसकी आंखों में वो जो खौफ था, उन आंखों में इस हद तक खौफ था कि उसका वजूद लरज रहा था और वहीं वो खड़ा थर थर कांप रहा था, इस अंदाज में कि एक कदम न पीछे जा सकता था, न एक कदम आगे। उस सामने खड़ी हुई चांद की रोशनी में उस बला को वो देख चुका था और मुझे वो बता इसलिए नहीं सका कि उसका खुद होश नहीं था कि वो कौन है, कहाँ खड़ा है, बस ये था कि मैंने क्या देख लिया है। और मैं सर झुकाए चलता हुआ उसी बला की तरफ जा रहा था। नाना अबू के घर दरवाजे पे पहुंचा, उस जंजीर को पकड़ा और ठक ठक ठक, ये तरीका होता था दरवाजे को खटखटाने का कि जंजीर को पकड़ के जंजीर को दरवाजे पे मारा जाता था। मैंने दरवाजे पे मारा, ठक ठक ठक। उसी लम्हे एहसास हुआ जैसे कोई लेफ्ट साइड पे खड़ा है, और जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे बिल्कुल पास, इतने पास कि अगर वो हाथ बढ़ाती तो अपना हाथ मेरे कंधे पे रख देती, एक भयानक औरत खड़ी थी। उसने बिल्कुल देहाती औरतों की तरह कपड़े पहन रखे थे, जिस तरह फूल बूटे उनके ऊपर बने होते हैं देहाती औरतों के कपड़ों के, उसी तरह के उसके कपड़े थे। लेकिन वो एक पूरा वजूद, जैसे इंसान का वजूद होता है, वो इंसान का ही वजूद था, लेकिन उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पाँव बिल्कुल इंसान की तरह थे। लेकिन जिस तरह मुड़ के मैंने उसे देखा और मेरे पाँव से ज़मीन निकली, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। इतना भयानक कि मैं अभी भी उसको सोचूं तो मेरे जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा जिस्म थर थर कांपने लगता है, क्योंकि उसकी आंखें एक जगह पे रुकी हुई थीं और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और उसके चेहरे से ऐसा खौफ टपक रहा था कि जैसे कोई एक बला खड़ी हो वहां पे। उस वक्त हवा नहीं चल रही थी गली के अंदर, लेकिन उसके बाल फिर भी लहरा रहे थे, जैसे किसने पंखा चला रखा हो और पंखे की हवा से बाल लहराते हैं, ऐसे उसके बाल लहरा रहे थे। ये पॉसिबल ही नहीं था कि उसके बाल लहरा सकते। और जिस तरह खौफनाक अंदाज में वो मुझे खड़ी देख रही थी, चंद सेकंड ही मैंने उसे देखा। ये तो खुदा का शुक्र है कि मैं बेहोश होकर वहां पे गिर नहीं पड़ा, बल्कि मैंने उसे देखा तो मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैं दौड़ पड़ा, उसी रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा जहां से मैं आया था, कि भागता हुआ रिश्तेदारों के घर घुस जाऊं। मुझे नहीं पता मैं कैसे रिश्तेदारों के घर तक पहुंचा, लेकिन मुझे भागता हुआ देख के वो लड़का जो अभी तक उसी तरह गुमसुम खड़ा हुआ था, बुत सा बना हुआ था, और मैं जैसे भागते भागते उसकी तरफ जा रहा था, ऐसे लगा जैसे वो होश में आ गया हो। उसने भी मुंह से एक चीख मारी और मुझसे पहले वो वापस उसी घर की तरफ भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा ताकि ऊपर पहुंच सके, और मैं भी हाँफता भागता उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ गया। जिस अंदाज में दर 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 भागते हुए हम दोनों सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए, एकदम से हमारे रिश्तेदार कजन खड़े हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? हम दोनों कांप रहे थे। मैंने कहा, नीचे कोई बला खड़ी है। वो एकदम परेशान हो गए, कहते हैं तुम्हारा वहम होगा यार, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, नीचे बला खड़ी है। उन्होंने फौरी तौर पे, उस दौर में टॉर्च बहुत चलती थी, हर घर के अंदर टॉर्च होती थी, स्टील की एक बनी हुई पुरानी सी एक टॉर्च होती थी, बड़े बड़े मोटे उसमें सेल डलते थे। उन्होंने डंडे हाथ में उठाए, सबने टॉर्च पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आए। वो सीढ़ियां उतर के नीचे आए और फिर गली के अंदर खड़े होकर उन्होंने टॉर्च मार के उसी सिमत देखा जिस सिमत मैंने उस बला को खड़े हुए देखा था। उन्होंने रोशनी मारी, दूसरी साइड पे गली में रोशनी मारी। उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं है, आओ आगे चल के देखते हैं। 4-5 लोग, मैं भी उनके साथ था, हम लोग डरते हुए आगे बढ़ रहे थे और सारी गली को खंगाल मारा, गली में कुछ भी नहीं था। उसने कहा गली में तो कुछ भी नहीं है।
तो मैंने कहा उसको सिर्फ मैंने नहीं देखा, उस लड़के ने भी देखा है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं तो मैंने जब बताया है तो मेरे बताने के बाद वो लड़का बोल पड़ा कि इससे पहले मैंने उसे देखा था। तो जब वो बता रहा था तुम्हें यकीन नहीं आया कि उसको मैंने नहीं, हम दोनों ने देखा है। वहम एक बंदे का होता, दूसरे का तो वहम नहीं हो सकता। खैर पूरी गली हमने छान मारी, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद मेरे फिर से नाना अबू का दरवाज़ा खटखटाया गया। मेरे मामू ने कहा हाँ रुको मैं आ रहा हूँ बाहर। मामू बाहर आ गए। उन्होंने पहले मुझे छोड़ा, फिर उस लड़के को छोड़ा, और फिर वो सारे अपने घर चले गए। लेकिन मैं थर थर कांप रहा था। मेरा नाना अबू, मेरी नानी सारे जाग गए। और मेरी नानी कहती हैं डरो मत, इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा देख लेता है जो उसके वहमो गुमान से भी ज़्यादा खौफनाक होता है। डरो मत मेरे बच्चे। और रात सारी, मुझे आज भी वो रात याद है कि मैं सोया नहीं था, रात सारी कांपता रहा था। और मेरी नानी पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर दम करती रही थी। ये वाले जो असगर हैं, इनकी आवाज़ मैं आपको कहानी के एंड में सुनाऊंगा। जितनी अच्छी मीठी ज़बान सराइकी आपको सुनने का शौक़ है, तो उस सराइकी मैं आपको एंड में सुनाता हूँ। और जो दूसरे उनके साथ असगर बैठे हुए थे, वो कहते हैं कुछ अर्सा पहले उनको मैंने आपकी हॉरर स्टोरी सुनाई है, और वो भी मेरी तरह अब आपकी कहानी के दीवाने हो गए हैं। और तब उन्होंने कहा कि यार मेरी भी एक सच्ची कहानी है जो आप सर के साथ शेयर करो। तो सर मैं उनकी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये दोनों के रियल नाम हैं। दूसरे जो साथ असगर बैठे थे उनके दोस्त, उनकी कहानी ये है, उनकी मामू की बेटी की शादी थी। घर में असगर, उनके वाले साहब और उनका एक भाई मौजूद थे। बाकी वालदा उनकी शादी पे गई हुई थी। हमारी सराइकी कल्चर के अंदर जब शादी होती है तो 2-3 जो फंक्शन होते हैं उसमें ख़वातीन का सिर्फ फंक्शन होता है। मर्दों का इसको बोलते हैं नगार खाना। नगार खाना बहुत कमाल हमारा कल्चर है सराइकी के अंदर। वहाँ पे जितनी भी हमारी बिरादरी के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, वो सारे जमा हो जाते हैं। वहाँ पे नगार खाना इसलिए कहते हैं, उसको नगारे बोलते हैं। इंडिया के गाना भी है, नगारा 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 बजा, इस तरह का है। वो गोल से होते हैं, बड़े बड़े स्टिक के साथ उनको बजाया जाता है। तो जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं जी प्रोग्राम शुरू करो। तो वो नगारा बजाना शुरू करता है, डन 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 डन, ख़ास अंदाज में एक बजाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इर्द गिर्द भी जो मौजूद है वो जल्दी से पहुंच जाएं, प्रोग्राम शुरू होने लगा है। और वो जैसे ही शुरू होता है तो उसके बाद वो मर्दों का फंक्शन होता है, ख़वातीन का फंक्शन अलग हो रहा होता है। क्योंकि पर्दा सिस्टम है, मुल्तान तक ये कल्चर है। डेरा गाजी खान, राजनपुर, फाजिलपुर, जामपुर, मोहम्मदपुर, कोट मिठन शरीफ, यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा है। बहावलपुर में भी ऐसा ही है। और फिर वहाँ पे मर्दों की झूमर होती है, मर्द वहाँ पे झूमर खेलते हैं, वो नगारा बज रहा होता है, सारे उठ के खड़े होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता, एक रिवायत है, कल्चर है, तहजीब है, वो सारे झूमर खेलते हैं। ये खुशी का इजहार होता है कि हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार एक नए शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। और वो जो नगारा बजा रहा होता है वो नाम लेके कहता है फलां की वेल, अल्लाह रसूल के नाम की वेल, फलां की वेल। और इस तरह वो उसके हाथ में 100 का नोट, 200 का, 500 का नोट, 10 का नोट वक्त के हिसाब से उसको पकड़ाए जाते हैं। और वो उसका नाम ले लेके बोलता है फ़लाँ बंदे की तरफ से ये वेल, फ़लाँ बंदे की तरफ से वेल। एक बड़ा खूबसूरत कल्चर होता है। शहनाई बज रही होती है। और उसके बाद फिर मर्दों के 2-3 फंक्शन होते हैं, जिसमें एक नगार खाना होता है, और अगले दिन जो है वो बारात होती है, उसके अगले दिन वलीमा होता है। लेकिन ख़वातीन के जो होते हैं उसमें उबटन, जिसको आप लोग बोलते हैं, मेहंदी लगाने के लिए जाते हैं। मेहंदी वाला फंक्शन जो होता है जिसमें लड़कों वाले मेहंदी लेके लड़की के घर जाते हैं। वहाँ पे लड़का और लड़की को इकट्ठे बिठाया जाता है और उसको मेहंदी लगाई जाती है। और कुछ घरों में ऐसा भी है कि लड़की वाले भी बाद में मेहंदी लेके आते हैं, उधर घर लड़के को लगाते हैं। कुछ इकट्ठा लड़के को बिठा देते हैं, और कुछ में ऐसा है कि लड़के वाले मेहंदी लेके जाएंगे लड़की के घर, वहाँ पे उसको सारे मेहंदी लगाएंगे। और उसके बाद जब मेहंदी लग चुकी कि फंक्शन ख़त्म होगा तो लड़की वाले मेहंदी लेके रवाना होंगे, लड़के के घर आएंगे और आके उसको मेहंदी लगाएंगे। तो
वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायात, तहज़ीब, कल्चर जो है ये आज भी मौजूद है। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि किसी की ज़िंदगी की एक शुरुआत होने जा रही है, कोई जीवन साथी चुनने जा रहा है, तो उसको इस अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में प्रेजेंटेशन दी जाती है, इस अंदाज़ में उसको सारे वेलकम करते हैं, इस अंदाज़ में खुशी का इजहार करते हैं कि दूल्हा भी बहुत खुश होता है कि आखिर वो दिन आ गया जहां मैं रोज़ किसी की शादी में शामिल होता था, आज मैं खुद दूल्हा हूं, उसके ऊपर पैसों की बरसात की जा रही होती है, वो दूल्हा बना होता है, उसके हाथ में वो पहनाया जाता है। जो मैंने भी पहना था, मुझे याद है लाहौर में मैंने पहना था और फैमिली को लेने के लिए मैं जब गया था, मेरी फैमिली राजनपुर से आ रही थी, मैं दूल्हा था। उसको सराइकी में तो हम गाना बोलते हैं, वो गाना बोला होता है, उर्दू में उसको बोलते हैं, वो एक हाथ में हमारे पहनाया जाता है, वो क्लियर पता लग जाता है ये दूल्हा है। तो मुझे याद है मैं उसको लेने के लिए जब गाड़ी से उतरा तो बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए थे, कहते यार आप दूल्हा हो, आप क्यों गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दूल्हा को गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, नज़र लग जाती है, आफत आ जाती है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं दायरा कड़ा करके निकलता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे अननोन लोग मेरे पास आ गए थे कि आप दूल्हा हो, आपका ये पता लग रहा है, तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, आपकी शादी है। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला के दायरा कड़ा में हूँ। तो इस तरह जो पहले दूल्हा होता था सराइकी कल्चर में, वो कभी तलवार लेके निकलता था, बहुत पुराना कल्चर था। बैलगाड़ी के ऊपर बारात जाती थी और उसके हाथ में तलवार होती थी, या फिर वो एक लोहे की बड़ी सी स्टिक होती थी, वो अपने हाथ में लेके चलता था। और रिवायात ये बताती हैं कि जिन्नात से बचने के लिए तलवार या उस लोहे की स्टिक का इस्तेमाल होता था। और बारात जितनी भी दूर जाती थी बैलगाड़ी पे, दूल्हा आगे आगे चलता था, वो बैलगाड़ी पे सवार नहीं हो सकता था। कहानी की तरफ आता हूं। ये तहजीब है, ये कल्चर है। उन्हीं की मामू की बेटी की शादी थी, तो वालिद साहब ने असगर से कहा बेटा जाओ अब अपनी माँ को ले आओ, रात काफ़ी हो गई है। उसने कहा ठीक है अबू, मैं लेके आता हूँ। वो उठा, उसने अपना बाइक, मोटर बाइक 125, इंडिया में तो मुख्तलिफ हैं लेकिन होंडा सीडी का ये है 125, जो बहुत तेज़ भागता है, इतना तेज़ होता है कि आप गाड़ी के मुकाबले में इसको भगा सकते हैं, होंडा 125। क्योंकि अमेरिका, यूरोप सब मेरी कहानी को सुनते हैं तो वहाँ पे शायद उन लोगों को ना पता हो होंडा 125, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसने अपना बाइक निकाला और उसने कहा मैं अम्मी को लेके आता हूँ। वो घर से बाहर निकला और उसने रास्ता वो इख्तियार किया जो शहर की तरफ से रास्ता जाता था, जहाँ पे घर बने हुए थे, जहाँ पे आबादी थी। क्योंकि उन मामू के घर के जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता जो कब्रिस्तान की तरफ से जाता था, जो बिल्कुल सीधा था, नई रोड बनी हुई थी लेकिन लंबा रास्ता था। और दूसरा रास्ता जो शहर की तरफ से जाता था, वो वहाँ पे रोड टूटी हुई थी, धक्के बहुत ज़्यादा थे और शार्ट रास्ता था। तो वो जब अपने 125 पे जा रहा था तो वहाँ पे वो धक्के थे, रोड जगह जगह पे टूटी हुई थी। उसने कहा यार मैं कहाँ से इस रास्ते से आ गया हूँ, गलती की है। वो थोड़ा सा लंबा था लेकिन वो रास्ता कम से कम साफ़ तो था, रोड बनी हुई थी, कोई धक्के नहीं है, ये तो टायर ना पंचर हो गया है। खैर वो चलाता चलाता मामू के घर पहुंचा और वहाँ पे उसने अम्मी को कहा कि अब्बू कह रहे हैं कि मैं आपको ले आऊँ, चलते हैं। तो अम्मी उनकी तैयारी करना शुरू हो गई कि चलो मैं रवाना होती हूँ। तो वो जो रिश्तेदार थे मामू, वो सारे आ गए। उनको कहते हैं आप कहाँ जा रही हैं, आपको हमने नहीं जाने देना, आज रात आप यहीं पे रहेंगी, कल चले जाइएगा। उसने कहा नहीं वो मैं ये है वो, उन्होंने जो भी कहा। उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं जाने देना, आज रात आप इधर रहेंगी, सुबह हम आपको पहुंचा देंगे। जब उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं तो वो असगर से बोली बेटा वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, तो मैं आज रात को यहीं रह जाती हूँ, आप घर जाओ। और वो फ़ौरन बोले असगर को ना खाना दे दें साथ में, रोटियां सालन जो कुछ बना हुआ है वो फैमिली के लिए ले जाए। हमारी एक और कल्चर में आपको स्पेशली मेरी जो मलिक फैमिली है, भुट्टा फैमिली है, इसकी एक और कल्चर भी है। इसको कहते हैं जब किसी की शादी होती है तो उस दिन हमारे घरों में खाना नहीं बनता, बिरादरी की रोटी होती है हमारी, कि जो बिरादरी होती है वो मटन बीफ चिकन कुछ भी बनाते हैं तो वो सब घरों वाले जाते हैं और अपना खाना वहीं से लेके आते हैं और उनको जितने घर के फ़र्द होते हैं उस हिसाब से खाना दिया जाता है कि इनके कितने लोग हैं, इनके 3 पीपल हैं तो उनको
5 पीपल का खाना दिया जाता है, इनके जी 10 पीपल हैं तो उनको 14 पीपल का खाना दिया जाता है। जितने आपके घर के फ़र्द होते हैं उस हिसाब से वाफिर आपको खाना दिया जाता है। और फिर बिरादरी जो होती है एक किस्म के उनकी हेल्प करती है, उनको पेमेंट करती है, उनको पैसे देती होती है, सारे बहुत ज़्यादा पैसे देते होते हैं। और वो लेकिन खाना वो शादी वाले प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से खाना लेके आते हैं। चावल भी होते हैं और साथ में शोरबा और रोटी भी होती है। इसी तरह असगर को भी माँ ने कहा वो खाना दे रहे हैं बेटा, ये खाना लेते जाओ। उन्होंने वो जो खाना उसको दिया, एक बर्तन जिसको हम सराइकी में बोलते हैं लोट, वो उस वक्त असगर जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे उनके यहाँ सखी सरमर में एक और वर्ड बोलते हैं, हमारे यहाँ फाजिलपुर में उसको लोट कहते हैं, घी द लोट। वो एक बर्तन बहुत सारे लोगों ने शायद देखा होगा, वो एक गोल सा बर्तन होता था जस्त का बना हुआ, उसके ऊपर चूड़ी वाला ढक्कन होता था और उस ढक्कन के ऊपर एक पकड़ने के लिए जगह होती थी, ऐसे प्रेस हो जाता था, उसके हम पकड़ते थे और उसमें अक्सर घी रखे जाते थे, घी रखा जाता, देसी घी हमारे घर में हमेशा उसी में होता था, घी द लोट। तो जस्त का बना होता था, वो तकरीबन इस साइज़ का होता था, उसमें केजी से ज़्यादा आता था और चूड़ी घुमा के उसका ढक्कन खोला जाता था और बंद करके। आजकल जो जस्त के बने हुए बर्तन आ रहे हैं उनका ढक्कन ऐसे खींचना पड़ता है और ऐसे प्रेस करना पड़ता है, वो चूड़ी वाला था। वो जो चूड़ी वाला था उसकी ख़ास बात एक ये थी, वो खुलता नहीं था, यानी अगर आपने उसको बंद कर दिया ना तो फिर जब तक आप ज़ोर लगा के उसको खोलेंगे नहीं ना, वो ईज़िली नहीं खुल सकता। बाकी जितने भी आजकल मॉडर्न है ये ईज़िली खुल जाते हैं। उसको कस के रखा जाता था ताकि कभी घी है लीक ना हो जाए। जब एक दफ़ा वो बंद हो जाता था ना तो आप उसको नीचे फेंकते रहें, गिराते रहें, किक मारते रहें, लेकिन वो खुलेगा नहीं। उसकी एक ख़ास बात थी, वो बहुत मजबूत होता था, जस्त का आई थिंक बना होता था। तो उसने कहा कि बाइक पे आया है बेटा तो इसको घी द लोट में सालन डाल के देते हैं। तो वो बड़ा सा होता है, 2 kg का भी होता है, 1 kg का भी होता है, 3 kg का भी होता है। उसमें जितने kg से मुराद 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर दूध या खाना आप डाल लें। तो उन्होंने कहा जी रोटियां घर में हैं, रोटियां ना दें तो सालन डाल के दे दें। तो उन्होंने असगर को उसके अंदर सालन डाल के दे दिया। और असगर ने क्योंकि बाइक पे जाना था तो उन्होंने कहा जी इसको ज़रा कस के बंद कर दें, बाइक पे धक्के शक्के होते हैं तो खुले ना। तो उन्होंने ज़ोर लगा के इतना कस के उसको बंद कर दिया ढक्कन को कि अब बड़ी ज़ोर लगा के उसको खोलना पड़ता था। उसको बाज़ औक़ात इस तरह ज़ोर लगाना पड़ता था, मुझे याद है घर वालों से नहीं खुलता था, हमें कहते थे खोल के दे, तो हम उसको ऐसे हाथ से पकड़ के बड़ा ज़ोर लगा के खोलते थे। बड़ा मजबूत चीज़ थी वो। असगर को उन्होंने वो अच्छी तरीके बंद करके दे दिया ताकि बाइक पे बच्चा जा रहा है तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। असगर ने लिया, अम्मी को कहा ठीक है आप रुकें, सुबह मैं आपको लेने आ जाऊंगा और मैं जा रहा हूं। असगर वहां से रवाना हुआ, बाहर गली में आया, हाथ में उसने लोट पकड़ा हुआ था। उस आके वो बाइक पे बैठा, उसको स्टैंड से हटाया, 1 to 5 की किक मारी, बाइक स्टार्ट हो गया। उसने वो हाथ में जो पकड़ा हुआ बर्तन था वो अपने उल्टे हाथ वाली साइड पे जहाँ पे बाइक का क्लच होता है, क्लच वाली साइड से उसने उसको लटका दिया। हैंडल जो होता है, हैंडल राइट पे आपकी एक्सीलेटर होता है, रेस होती है, और लेफ्ट साइड पे वो क्लच होता है, तो क्लच वाली साइड पे उसने हैंडल पे उसको लटका दिया। उसके बाद बाइक रवाना हो गई। गली के जब वो कोने पे पहुंच गया तो अब 2 रास्ते थे। एक वही रास्ता जिस रास्ते से अभी कुछ देर पहले वो यहाँ पहुंचा था, और दूसरा रास्ता जो एक काफ़ी लंबा रास्ता था लेकिन वहीं से सारा कब्रिस्तान गुजरता था। एक साइड पे मुसलसल कब्रिस्तान साथ साथ गुजर रहा होता था और बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा फैला हुआ कब्रिस्तान जहाँ कब्रें ही कब्रें थी। हद्दे निगाह जहाँ तक आप देखते थे कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान होता था, आज भी है। तो उसने कहा कब्रिस्तान वाला जो रास्ता है बिल्कुल नया बना है, बेहतरीन रोड बना हुआ है। रात का टाइम है, इस वक्त टाइम भी इतना हो चुका है, जुमेरात का दिन था। जब असगर अपनी वालदा को लेने के लिए गया था वो जुमेरात का दिन था। और जिस वक्त ये कहानी मुझे सेंड कर रहे हैं दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए अबू ज़ैब से वापस आते हुए, कहते हैं आज भी जुमेरात का दिन है। और जब इन्होंने मूवी देखी थी तो मूवी भी जुमेरात के दिन को लगती थी, थर्सडे, जुमेरात थर्सडे, और हम उसको सराइकी में बोलते हैं खमीस।
मैं आपको सरेकी में नाम बताता हूँ। हम डेज़ जो हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उर्दू में उसको कहते हैं हफ्ता, इतवार, सोमवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। और इसको हम सरेकी में कहते हैं छण छण, आदित, स्वार, मंगल, बुध, जुमेरात, छण छण, आदित, स्वार, मंगल, बुध, खमीस, जुम्मा, छण छण। हफ्ते को कहते हैं छण छण। तो खमीस का दिन था, तो वो कहता है जी मैं बाइक पे, मैंने वो बर्तन जो था साइड पे लटकाया हुआ और बाइक को मैंने डाल दिया उस रोड पे जो कब्रिस्तान वाली साइड से बड़ा लंबा रास्ता था जो मेरे घर की तरफ जाता था, और मैं बाइक चलाता हुआ रवाना हो गया। कब्रिस्तान काफ़ी आगे आना था और अभी मैं शुरू में था। बाइक चलाता हुआ मैं जा रहा हूँ। बाइक एक ऐसी स्पीड में मैं चला रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। रात का टाइम है, कोई जानवर सड़क पे एकदम से अचानक ना आ जाए, या कोई भी एहतियात एक ज़रूरी होती है, क्योंकि इन रोड के ऊपर लाइट नहीं होती। आज शायद आ गई हो जिस वक्त की ये कहानी है। इन रोड्स के ऊपर कोई भी लाइट नहीं होती, स्पेशली जहाँ पे कब्रिस्तान हो, वहाँ पे तो खूब अंधेरा होता है। एक चांद की चांदनी होती है जो रोशनी फैलाती है, वरना अंधेरा ही अंधेरा होता है। अब मेरे एक साइड पे बिल्कुल अंधेरा था और मैं बाइक चलाता हुआ जा रहा हूँ कि मेरे सामने कब्रिस्तान आने वाला था, और मैं बिल्कुल एक मीडियम स्पीड के साथ चला रहा था कि एकदम से जैसे ही कब्रिस्तान शुरू हुआ, जो काफ़ी दूर तक कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान था मेरे साथ, अब मुसलसल कब्रिस्तान ने चलते जाना था राइट साइड से, मुझे एकदम महसूस हुआ कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, और एकदम से पता नहीं कहां से एक काला स्याह कुत्ता मेरे बाइक के एकदम से पीछे आया कि मैं एकदम से चौंक गया कि रात के टाइम ये कुत्ता कहां पे आया। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये काला स्याह कुत्ता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमक रही थीं, और उसके जिस्म पे इतने बाल थे, और उसके बाल ऐसे चमक रहे थे जैसे उन बालों में से रोशनी निकल रही हो, जैसे बाल चमकदार हों, काले स्याह चमकदार बाल। ऐसे बाल जिस तरह कोई बकरी के जिस्म पे बाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े घने से बाल, ऐसे उस कुत्ते के घने घने और चमकदार चमकते हुए काले स्याह बाल थे। लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था। हाँ, वो कुत्ता था साइज में एक बकरी के बराबर। वो मुझे काटता तो शायद मुझे चीर फाड़ कर रख देता। उसकी आंखें बहुत खौफनाक थी, और जितनी तेजी से वो एकदम से मेरे करीब आया था तो मेरी जान निकल गई कि इतना खौफनाक भयानक कुत्ता जिसकी आंखें इतनी खौफनाक हैं, इतनी डरावनी हैं, ये कहां से निकला है। मुझे कुछ भी समझ ना आया तो मैंने फौरी तौर पे 1 to 5 की रेस बढ़ा दी, और जैसे ही मैंने मोटर बाइक की जितनी तेज चला सकता था, रेस बढ़ा सकता था, मैंने रेस बढ़ाई है, तो मैंने देखा है वो जो कुत्ता मेरे करीब आया था, मैंने जैसे ही रेस बढ़ा के बाइक को तेज किया तो उसको पीछे रह जाना चाहिए था, लेकिन वो उसी स्पीड से भौंकता हुआ मेरे साथ साथ भाग रहा था। मेरा बाइक जितनी स्पीड में आ गया था, कुत्ता भी उतनी ही स्पीड में मेरे उल्टे साइड पे, जिस साइड पे मेरा बर्तन लटका हुआ था, उसी साइड पे भौंकता हुआ, और मेरे तेज आ रहा है, मेरी जान निकली जा रही है, मेरा वजूद कांप रहा है कि बाइक तो उड़ रहा है। बाइक को तो मैंने इतनी स्पीड दे दी है कि कुत्ते की जरूरत नहीं है बाइक के साथ इतना तेज भाग सके, लेकिन वो कुत्ता बिल्कुल पास पास आ रहा है। मुझे अंदाजा हुआ कि पूरी गाड़ी को जितनी स्पीड मैं दे सकता था, फुल स्पीड से मेरा बाइक भाग रहा है, लेकिन इतनी तेज स्पीड में गाड़ी भी उस बाइक के साथ नहीं आ सकती। वो घोड़े की तरह भागता है, बहुत तेज भागता है वो बाइक, लेकिन वो कुत्ता फिर भी साथ था। ये पॉसिबल नहीं था, कोई भी कुत्ता इतनी तेजी के साथ बाइक के साथ साथ नहीं भाग सकता था। बाइक आम सीढ़ी और भगा दें कुत्ता रह जाता है, वो तो 1 to 5 था, और खुला डुला रोड हो, कोई इस रोड पे सवारी ना हो, कोई कुछ भी ना हो, तो आप बाइक को भगाएं वो तो शां करके जाता है। वो कह रहे हैं मैं शां करके चलाता हुआ जा रहा हूं, ऐसी स्पीड से मेरा बाइक भाग रहा है, लेकिन कुत्ता साथ साथ है।
और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने देखा कुत्ता भागते भागते जैसे मुकाबला कर रहा हो, भौंकते भौंकते मुझे क्रॉस कर गया, मुझे क्रॉस करके आगे निकल गया। मैं और कांपना शुरू हो गया कि ये कुत्ता नहीं है, ये कोई और मखलूक है, जिसकी इतनी स्पीड कि वो इस बाइक की स्पीड से भी आगे भाग गया है। इतना बड़ा जैसे बकरी के साइज का हो, जिस्म पे बाल चमकीले काले स्याह, ऐसे बाल जैसे रेशमी बाल हों, जैसे औरतें अपने बालों में तेल लगाती हैं और किसी कमर्शियल में ऐड में आप देखते हैं ना, औरत किसी बालों को ऐड चलती है शैम्पू करें तो ऐसे सिल्की बाल हो जाते हैं, ऐसे चमकदार शाइनी हो जाते हैं, ऐसे बाल उसके शाइनी चमकदार काले स्याह, जैसे किसी ने शैम्पू करके ऑयल लगा के चमका दिया उसको, ऐसे चमक रहे थे उसके बाल। लेकिन उसकी आंखें बहुत ही खौफनाक, काला स्याह। और जब वो भागता भागता मुझे आगे क्रॉस कर गया तो मेरे वजूद जो पहले ही लर्जा तारी हो चुका था, मैं थर थर कांप रहा था जब मैंने उसको देखा चलाते हुए कि उसकी तरफ ध्यान ना भी जाए। लेकिन मैंने देखा वो भौंकता हुआ आगे जा रहा है उस स्पीड से। मैं कहा या अल्लाह आज बचा ले, बहुत मुश्किल है बचना। ये जो भी चीज़ है, एक तरफ कब्रिस्तान है और एक तरफ ये मेरे पीछे लग गया, और इतनी स्पीड के साथ चलाने के भी, इतनी तेज़ चलाने के बावजूद ये मुझसे आगे निकल गया। या अल्लाह मुझे बचा, बहुत मुश्किल है कि मैं आज बच पाऊँ। आगे मोड़ आ रहा था, मैं डर गया क्योंकि मोड़ था, वो मोड़ मुड़ना था, और मोड़ मुड़ते हुए आपको बाइक की स्पीड स्लो करनी पड़ती है, और अगर मैं स्पीड स्लो करता तो ये मुझे पड़ जाता, जो अब मुझसे आगे आगे भाग रहा था। मोड़ अभी काफ़ी दूर था लेकिन आने वाला था। मैं जानता था जिस स्पीड से मैं बाइक चलाता हुआ जा रहा हूँ बस मोड़ आने ही वाला है, और ये मुझे क्रॉस कर चुका है। मैं जैसे ही मोड़ पे स्लो होऊंगा ये मुझे पड़ जाएगा, क्या करूँ। और मैंने उसी लम्हे देखा वो भागता भागता जो मुझसे आगे निकल गया था, एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ, चुप सा हुआ और चुप सा होके उसकी भागने की स्पीड आहिस्ता आना शुरू हो गई, आहिस्ता होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि देखा मैं आहिस्ता हो रहा है और मैं तेज़ी के साथ चलता रहा। मैं जब उस जगह पे पहुँच गया इतनी देर में जहाँ पे मोड़ थी और मैंने मोड़ मुड़ना था, मैंने देखा कुत्ता अब नहीं है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो बहुत पीछे रह गया था, मुझे नज़र नहीं आया, खुदा जाने गायब हो गया था, पीछे रह गया था, मुझे नहीं पता। लेकिन उसी वक्त मैं चौंक सा गया। मेरा वो बर्तन जो कस के बांधा गया था, मुझे पता था घर जाके जितना ज़ोर लगा के मुझे इसको खोलना पड़ेगा, ये खुल नहीं सकेगा। क्योंकि जब शादी की रोटी आपको दी जाती है तो उसके अंदर घी होता है, उसके अंदर तरी होती है, ऑयल होता है उसके अंदर, तो वो गिरने का डर होता है, तो उसको बहुत कस के बांधा जाता है ताकि खुले नहीं। वो खुल ही नहीं सकता, उसको बहुत जोर लगा के बांधना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो उसी लम्हे मेरी उस बर्तन की तरफ निगाह गई तो उसका ढक्कन वहीं पे लटक रहा था, मेरा बर्तन वहां से गायब हो चुका था। नामुमकिन वो बर्तन खुल जाए, नामुमकिन उसका ढक वहीं पे रह जाए और नीचे से खुल जाए, वो नामुमकिन था। फिर एकदम मेरे दिमाग को झटका लगा कि क्या वो इसी के पीछे आया था, क्या वो ले गया है, और क्या उसने खोल भी लिया। तो मेरे जिस्म के अंदर ऐसी झुरझुरी आई, जो पहले ही पूरा वजूद कांप रहा था, उसी वक्त अंदाजा हो गया कि नहीं, ये वहम नहीं है। जिस चीज़ को देखा है वो कुत्ते के रूप में मेरे पीछे आई थी, वो गोश्त लेने आई थी। मैं उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ, गोश्त लेके आया हूँ, उसको पता लग गया है कि ये गोश्त लेके जा रहा है, तो वो कुत्ते का रूप धार के मेरे पीछे आ गया था। और जब वो मेरे से आगे निकला है, कुछ देर ही आगे भागता रहा है और उसके बाद एकदम स्लो हो गया है। शायद उसी लम्हे कुत्ते के रूप में उस मखलूक ने वो बर्तन खोल दिया था, लेकिन मुझे कतई महसूस नहीं हुआ। अगर मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं वो खुद से खुल गया था, तो उसके गिरने के नीचे आवाज़ आती, बड़े ज़ोर से उसकी आवाज़ आती है, गिरने की ठाक आवाज़ आती है। वो गिरा ही नहीं कहीं पे, खुला ही नहीं, वो ले गया। तो कहते मैं इतना डर गया, मैंने जल्दी से उसका ढक्कन भी उतारा और जल्दी से वो भी फेंक दिया कि नहीं। और मैं खौफजदा होकर तेज़ी के साथ घर पहुंचा। मेरे वालिद साहब परेशान हो गए। मैं जैसे जाके गिरा, बाइक नीचे गिर गया, मैं जाके चारपाई पे लेट गया। मेरे वालिद साहब परेशान हो गए, उनको मैंने बताया तो वो समझ गए और पढ़ के मेरे ऊपर दम करते रहे। लेकिन आज भी वो वाक़या मैं याद करता हूँ तो शदीद खौफजदा हो जाता हूँ। वो कुत्ते के रूप में कोई बला थी, जिन था या कोई मखलूक थी जिसको मैंने देखा था। और जो पहले असगर की मैंने कहानी सुनाई है, वो कहते हैं मैंने एक बला को देखा था जो औरत का रूप धार के बिल्कुल पास खड़ी थी, काली स्याह उसके हाथ थे, वो औरत नहीं थी। और जिस तरह की उसकी आंखें थीं वो एक औरत की आंखें नहीं थी, सफ़ेद आंखें थीं। जिस तरह के उसके बाल थे, इतना खौफनाक कि मैं डर गया था।
आज क्योंकि मैंने अपने कल्चर, अपनी सराइकी की बातें इसलिए की हैं कि असगर ने जब कहानी भेजी तो मुझे सराइकी में सुनाई है। तो सराइकी अमेरिका में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। लाहौर में रहता था पाकिस्तान में, तो उर्दू ही बोलता था, लेकिन जब अपने घर जाता था फाजिलपुर तो वहाँ पे सराइकी बोलता था। खुश होता था कि यार सराइकी बोलने को मिल गई है। कज़न लोगों के साथ सराइकी में बात होती थी। तो यहाँ तो उर्दू बोलने को तरस जाते हैं, सराइकी तो दूर की बात है, या कहानी सिर्फ उर्दू में सुनाता हूँ। तो मैं आपको असगर की थोड़ी सी सराइकी ज़रूर सुनाना चाहूँगा। बहुत मीठी ज़ुबान है सराइकी, मेरी ज़ुबान है इसलिए नहीं, वैसे भी बहुत मीठी ज़ुबान है। बाकी अल्लाह ताला तो को सलामत रखे। असा तो कहानियां बहुत सुन दो सर। मैं तो तेरी कहानी का दीवाना बिल्कुल। ई टाइम मैं 568 कहानी सुनी बेटा, 68 कहानी हूँ सुनता पिया मैं। तो वाले असा आप टॉपिंग करन लगे हैं। मैं सर अबू ज़बी वेना जिथे ही वजा तेरी कहानी सुनता तो मैं को जरा ना यकीन कर सफ़र का पता ही नहीं लगता मेरा सफ़र किमें गुजर गए। मैं हालांकि कला इतना तो पता है दुबई दे हर बंदा कला ही चलते, ना इतना कैलेंडर आते ना कोई नाल आते, कशे का नहीं होती। वल सर उनके बाद जो कहानी तेरे सुनते हैं बहुत ही सुकून आते, मजा आते। अच्छा वल दूजी गाल है, जिले मैं घर रहो सा रात को कहीं कहीं दीवार मेरे को नींद नहीं आती, मैं तोरी कहानी सुनता। जिमें जब मैं तोरी कहानी सुनता, मैं तोरी अद्धी कहानी पूरी नहीं सुन सकता, अद्धी कहानी मैं नहीं सुन सकता, मैं को नींद आवेगी है। तो लेकिन तेजा कहानियां सारिया मैं डी का सुनता। डी को जितना मतलब मैं गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, जितने लंबे रूट ते वहना मैं तेरी कहानी सुनता, पूरी कहानियां सुनता। लेकिन रात को मैं कोशिश करना सुनने वास्ते, जल्द बिस्तरे ते होना मैं को बिल्कुल नींद आवेगी है। बहुत ही अच्छी कहानी सारे तोरे मतलब जितने तोरिया कहानियां आंदे बहुत साको सुकून मिलते, बहुत मजा आंदे सुनने दा, बहुत मजा आंदे और साको सफर का पता ही नहीं लगता। तो बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह अल्लाह ताला। ये आपने सराइकी सुन ली होगी, जिनको नहीं समझ आई मैं बता भी देता हूँ। उन्होंने कहा 586 जो बता रहे हैं, मैं नहीं सुना गौर किया कि मतलब ये नंबर है कहानी का जिसमें मैं पहुंच चुका हूं। मैं दिन को सुनता हूं, रात को जब कभी नींद नहीं आ रही होती मुझे, तो मैं जैसे आपकी कहानी लगाता हूं तो अभी थोड़ी सी ही सुनी होती है, आधी भी नहीं सुनी होती कि मुझे नींद आ जाती है। यानी लोरी का काम देती है आपकी कहानी, और मैं आपकी कहानी का दीवाना हूँ। सफ़र का पता ही नहीं लगता कि कैसे सफ़र कट गया आपकी कहानी को सुनते हुए। और ये मोहब्बत है कि उनको अच्छा लगता है, आप सबको अच्छा लगता है। उन लोगों को जिनको नींद नहीं आती उनको लोरी का काम देती है कहानी, उनको नींद आ जाती है। तो जो आप लोगों को मैं वॉइस सुनाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं इजाज़त ले लेता हूँ और बहुत सारों से नहीं भी ले सकता, तो उसके लिए दिल से माज़रत खाऊँ अपनी खुशी के लिए। और आपको ये सुनाने के लिए मैं वॉइस थोड़ी सी सुना देता हूँ कि मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं जी कहानी सुन के मज़ा आता है, ये फ़ील होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये मैं भी इंजॉय कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये थी आज की कहानी। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए। ऐसा कर भाई आपके पास कोई सोना कोई भी कहानी तुरे कने है तो मेरे को ज़रूर पठे सो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करे जो ही मतलब तुरी कहानी मेरे को मिल सी मैं को फौरी तौर पर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करते लोग को सुना दे सा। तो एक वर्ड उन्होंने बोला कश्शा ही, यानी कश्शा का मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। उसके लिए 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। पहली बात, अगर आप कहानी लिख के भेजना चाहते हैं या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो कहानी को भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। उसके बाद एंड में एक और मैसेज लिखिए, सिंगल मैसेज, जिसमें लिखना है स्टोरी, STORY स्टोरी। उर्दू में भी लिख सकते हैं, सीन टेवा टो रे छुटिए री स्टोरी। आखिरी लफ्ज़ आपने अलग एक मैसेज में स्टोरी लिख के सेंड कर देना है। और एक जिस बात का ख्याल रखना है, एक कहानी भेजें या 10 कहानियाँ भेजें, हर कहानी में इस बात का ख्याल रखना है शुरू में अपना नाम, इन्होंने भी कहा जी मेरा नाम रियाल बता दें, शहर रियाल बता दें। कहानी के शुरू में आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, कहानी में जितने भी किरदार हैं उनके नाम रियल बताने हैं, हकीकी बताने हैं। और साथ में ये भी बता देना है मैं कहानी में रियल बताऊँ या फ़र्ज़ी बताऊँ। अगर आप चाहते हैं मैं कहानी में फ़र्ज़ी बताऊं तो आप मुझे साथ में फ़र्ज़ी नाम भी बता दें, जो उनका रियल नाम ये है, कहानी में आप उनका फ़र्ज़ी नाम आप ये बताइएगा। और भेजना किस नंबर पे है? मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92 3136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।